समुद्र की एक बहुत ही अद्भुत और अनदेखी दुनिया जो आज तक किसी ने देखी ही नहीं थी। लेकिन आपके दो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने उस समुद्र की दुनिया को सबके सामने लाके प्रस्तुत किया, जिसमें एक नाम आता है जैक स्पैरो का। आपने मूवी देखी होगी द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। देखी मूवी? वो एक हिलता हुआ सा रहता है समुद्री लुटेरा। कभी उसको जो समुद्री राक्षस होता है वो परेशान करता है और कभी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान करती है। और अभी जो इसका लास्ट वाला पार्ट आया था डेड मैन, जिसमें वो सारे लोग जो बारमूडा त्रिकोण था, आपने नाम सुना है कि जो सबसे खतरनाक त्रिकोण है वो कौन सा है? बारमूडा त्रिकोण। वो ऐसा त्रिकोण है कि उसमें आज तक जो भी जहाज गया, ये लीगल कहानी है, ये कोई फिल्म की पटकथा नहीं है, कि उस बारमूडा त्रिकोण में जो भी गया, ना तो जहाज लौट के आया पानी वाला और ना ही हवाई जहाज लौट कर आया। अभी कई यूट्यूबरों ने भी उस पर क्या करा है, वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं वहां पे जाके कि क्या स्थिति है वहां की, कि कोई लौट कर नहीं आता। और इसमें जो दूसरा नाम आता है जिसने प्रस्तुत किया समुद्र की दुनिया को हम लोगों के सामने लाकर रखा, उसका नाम है सिंदबाद। ये एक ऐसा नवयुवक था कि जिसके पिता के पास बहुत पैसा था। इतना पैसा था कि उसने खूब अय्याशी करी, खूब एंजॉय करा, ऐसा भारी मात्रा में लुटाया और लुटाने के बाद उसने अपने पिता का पूरा खजाना खाली कर दिया। और जब पिता का खजाना खाली हो गया, इधर पिता मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर सीख दी, बेटा या तो अमीरी की जिंदगी जियो या फिर उसके बेहतर मौत को चुन लो। या तो आप मौत को चुन लें, मर जाएं, या फिर अमीरी की जिंदगी जिए, गरीब की कोई जिंदगी नहीं होती। ये सो कहते हुए उसके पिता दिवंगत हो गए, इस धरती को छोड़ गए। और फिर सिंदबाद ने क्या करा, जो कुछ घर बचा था या प्रॉपर्टी बची थी वो भी सब बेच दिया। और बेचने के बाद क्या करते हैं सिंदबाद, समुद्री जहाजियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कुछ पैसा है जिससे मैं व्यापार करना चाहता हूं। फिर समुद्र के जहाज वाले जो लोग हैं वो कहते हैं ठीक है, आप अपना माल खरीद लो, सामान, हमारे जहाज पे बैठ जाओ और हमको भाई किराया दे देना जहाज का, और आप अपना व्यापार करो। तो इस तरीके से सिंदबाद ने क्या करा, टोटल 7 समुद्री यात्राएं की, लंबी लंबी, और व्यापार किया। जिसमें उसने शुरू की 3 यात्राएं तो बहुत मजे में करी, जहां उसे अद्भुत लोग मिले, उनका वर्णन वो अपने उपन्यास में करता रहा, अपनी डायरी में करता रहा। उन्हीं पे तो बाद में आपकी फिल्में और स्टोरियां बनी हैं। अब क्या होता है कि सिंदबाद जो है 3-4 उसकी जो यात्राएं होती हैं वो तो बहुत अच्छे से होती हैं, बढ़िया से होती हैं। इसके बाद वो और यात्राएं करता है और अंत में निर्णय लेता है कि भाई अब वो समुद्री यात्राएं नहीं करेगा। इसी बीच एक घटना घट जाती है कि वहाँ के जो राजा होते हैं उनके पास एक दूसरे राजा का लेटर आता है जो दूसरे द्वीप पर रहते हैं। अब कहानी में इंटरेस्ट आता है कि सिंदबाद जो है फैसला कर चुका होता है कि अब उसको कोई भी समुद्री यात्राएं नहीं करना होती हैं। क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी आपकी इंटेलिजेंस आपको सही राय दे देती है, आपको बता देती है कि आखिरकार होना क्या है, कुछ खतरा है, आप अलर्ट हो जाइए। तो इस तरीके से सिंदबाद के अंदर भी एक अलार्म आ जाता है कि अब तुम समुद्री यात्रा नहीं करोगे। लेकिन राजा उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे का लालच देते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं, तुमको क्या करना है, जाना ही जाना है समुद्री यात्रा पे। और वो जो 7वीं समुद्री यात्रा होती है वो सिंदबाद की आखिरी यात्रा हो जाती है। उस यात्रा में वो समुद्र, हालांकि वो व्यापारी था, लेकिन समुद्री लुटेरों के द्वारा संघर्ष करते हुआ बेचारा मारा जाता है। उसने भी, उसकी जो डायरी थी, उपन्यास थे, उसने पूरे समुद्र की दुनिया को आपके सामने लाके खोल दिया। इसके अलावा और भी कई मूवियाँ बनी, फिल्में बनी समुद्र के ऊपर, समुद्री लुटेरे हो गए, समुद्र की दुनिया हो गए। एक और था लाइफ ऑफ पाई, वो एक बच्चा था, वो बहुत लंबे समय तक समुद्र में रहता है एनिमल्स के साथ में, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। तो इस तरीके से ये एक अद्भुत दुनिया है, इसके अंदर अद्भुत प्रकार के जीव हैं। आप ऐसे ही समझ लो कि 70% पे तो आपका समुद्र है और 30% पर क्या है, आपकी धरती है, मात्र 30% पे। और समुद्र का ऐसा नहीं है, जो तो विदेश की बात हो गई, हमारे भारत में भी जो यहाँ के धर्म ग्रंथ हैं, जो यहाँ की पुस्तकें हैं, वहाँ पे समुद्र के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आपने समुद्र मंथन का नाम सुना होगा, वो जो 14 रत्न निकले हैं, वो कहाँ से निकले? वो समुद्र मंथन करके निकले। और जिसमें से कौन निकला? लक्ष्मी जी निकली, कालकूट विष निकला। और जब ये समस्या आई कि ये विष अब कौन पिए, तो सारे देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम ये विष नहीं पी पाएंगे। अंत में ये विष दिया गया भगवान शिव को, जिन्होंने इसको पिया और पीने के बाद वो क्या कहलाए? नीलकंठ कहलाए। कौन कहलाए? नीलकंठ कहलाए। नीला है जिसका कंठ, कि नीला है जिसका कंठ, उसे कहते हैं नीलकंठ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत महत्वपूर्ण उसमें से रत्न निकले, बादशाह घोड़ा निकला। और इसके अलावा आपने
पर्यायवाची रटे होंगे समुद्र के। क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? पयोधी, पाराधर, रत्नाकर, नदीश, जलधि, वारिधि, ये सब क्या हैं? आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। और हकीकत तो ये है कि अगर समुद्र ही नहीं होता तो जीवन ही नहीं होता। कैसे नहीं होता? आप सोचो, समुद्र क्या करता है भाई? जो पानी होता है वो पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है। भाप बन के क्या होता है? ऊपर उड़ता है। फिर वो क्या बनते हैं? बादल। और बादल बनने के बाद पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं और जहां आवश्यकता बारिश की होती है वहां वो बरस जाते हैं। इसकी भी कहानी बहुत रोचक है कि समुद्र कैसे बने, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो हमारी बात आई कि इसका धार्मिक महत्व भी बहुत है। आपने देखा कि इससे कितने रत्न निकले? इससे 14 रत्न निकले। किससे निकले? 14 रत्न। और पुराणों में तो ये बताया गया है कि जो इसके राजा हैं वो कौन है? वरुण हैं। कौन है इसके राजा? वरुण हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी समुद्री कहानियाँ, बहुत सी समुद्री कहानी हो गई। उसकी जो यात्राएं थी उस पर भी फिल्म बनी। और यहाँ पे बारमूडा त्रिकोण तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, कई इस पर मूवी बन चुकी हैं, काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। अब बात ये आई कि आखिरकार महासागर कितने हैं? महासागर जो हैं वो कितने महासागर हैं? एक बात आप समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी पे 3 तरीके के जो हैं उच्चावच हैं। उच्चावच के मतलब ऊंचे नीचे स्थान, जिसमें जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं वो आपके कौन से हैं? महासागर और महाद्वीप। द्वितीय श्रेणी के आपके उच्चावच कौन से हैं? आपके पर्वत हो गए, पहाड़ी हो गए, ये जो हैं द्वितीय श्रेणी के हो गए मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्चावच आपके कौन से हो गए? नदी हो गई, स्थलाकृतियां हो गई, ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। तो आपके कौन कौन से महासागर हैं? आपका पहला महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तीसरा कौन सा है? हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। और चौथा कौन सा है? आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक। और 5वें पे थोड़ा सा डाउट रहता है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो है अंटार्कटिक। देखो मेरे भाई, चाहे आर्कटिक हो या अंटार्कटिक हो, दोनों हैं बर्फ के भूखंड ही। अब चाहे इसे मान लो आप महाद्वीप, चाहे मान लो महासागर, जमी हुई फॉर्म में है। जब पिलक जाता है तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो एक शब्द होता है महासागर और एक शब्द होता है सागर। महासागर बहुत बड़े होते हैं और जो सागर होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये बड़े महासागर हो गए। सागर क्या हो गए? अरब सागर हो गया, ठीक है, आराकुरा सागर हो गया, आराफुरा सागर हो गया, कोरल सागर हो गया, दक्षिणी चीन सागर हो गया, पीला सागर हो गया, ओखोटस सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, बहुत प्रसिद्ध है, 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। काला सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, ठीक है, आपका नॉर्वेजियन सागर हो गया और मैक्सिको की खाड़ी हो गई। तो महत्वपूर्ण तौर पर कितने सागर हैं? 4 सागर मान लीजिए। 5वां अंटार्कटिक मानिए तो ठीक, ना मानिए तो ठीक, तैयार मैं आपको ये भी करा दूंगा, ठीक है। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, अब ये उत्तरी अटलांटिक हो गया, ये दक्षिणी अटलांटिक हो गया, वो आपका हिंद हो गया, और ऊपर कौन सा हो गया? आर्कटिक महासागर हो गया। अब आप थोड़ा ये तो समझ चुके हैं कि सागर जो है वो कैसे, सागर जो है वो किसे कहते हैं। तो सागर जो है एक बड़ी संरचना को सागर कहते हैं, जहां पे क्या है? पानी ही पानी होता है और 70% भाग जो है यहां पर है। अब बात यह आई कि यहाँ 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो हैं कि जिनका ज्योग्राफी का बेस क्लियर है या जिनको ज्योग्राफी आती है, जिन्होंने ज्योग्राफी में कंपटीशन की तैयारी करी है, तो वो तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे आराम से। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है या उनको ज़्यादा ज्योग्राफी का बेसिक नहीं पता, ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता, तो उनको थोड़ी सी समस्या आएगी। थोड़ी समस्या आएगी कि आखिरकार जो है वो हम कैसे क्या करें। कोई बात नहीं, मैं हल्का सा आपको बेस बता दे रहा हूं। क्या बता दे रहा हूं? बेस बता दे रहा हूं कि आखिरकार महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो महासागरों की उत्पत्ति ऐसे हुई, इसमें 3 थ्योरी हैं। महासागर की उत्पत्ति में कितनी थ्योरी है? 3 थ्योरी। देखो भाई, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक औसत जिनको कम आता है, एक ज़्यादा आता है। तो जो ज़्यादा आता है उनके लिए तो ये है, लेकिन जिनको थोड़ा सा कम नॉलेज है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बेस बना दे रहा हूँ। तो जो फास्ट स्टूडेंट हैं या मैं कहूँ अच्छी जगह रखते हैं, तो थोड़ा सा आप सब्र करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं इनको हल्का सा महासागर का बेस बता दूँ कि महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ये मैं इनको बताता हूँ अभी 5 मिनट में। इसके बाद हम इसके डायग्राम पर आएंगे
और डायग्राम में ही मैं आपको जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, जो ओल्ड क्वेश्चन हैं कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये है कि जैसे अभी नवोदय की भर्ती, उन्होंने कहा है कि नवोदय की भर्ती आएगी, 6 महीने में प्रोसेस पूरा कराएंगे। तो स्टूडेंट की समस्या यही है कि भाई उसको एक बार ये पता नहीं लग पाता कि वो महासागर कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े। तो आपको पूरे डायग्राम के अंतर्गत हम क्या कर देंगे, ये बता देंगे कि आखिरकार महासागर में कुल कितना पढ़ना है, महासागर में कुल कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। और जो एलटी ग्रेड के जीआईसी परिपक्वता के क्वेश्चन हैं वो किस हिस्से से आए ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप फिर देखिए, ये आपका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, आपका यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो जो आपका प्रशांत महासागर है वो कहां पर है, इधर है, और प्रशांत महासागर किधर है, इधर है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों तरफ प्रशांत महासागर कैसा है, तो इसको मैं ऐसे समझाऊं कि मान के चलिए ये पेज पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, पेज पे। ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, महासागर बना हुआ है, यहाँ पे महासागर। अब अगर आप इसको, पृथ्वी कैसी है, गोल है, पृथ्वी कैसी, गोल है। तो जब आप ऐसे करके जोड़ देंगे तब बीच में क्या है, प्रशांत महासागर है। क्या है, प्रशांत महासागर। अब पृथ्वी तो आपस में जुड़ी हुई है, तो जे घूम के उधर पहुंच गई और वह घूम के उधर पहुंच गया। तो प्रशांत महासागर दो नहीं है, प्रशांत महासागर एक ही है, पर वो ऐसे हैं, जब हम इसको पेज पे करते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब अलग हो जाते हैं, ये वही वाली बात हो गई कि जैसे आप ये देखिए ऐसे करके पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, और जब हम इसको पेपर पे लेंगे तो ये खुल जाएगी, या ऐसे करके ये गोल है, ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगी, ऐसे आ जाएगी, और जब ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये क्या है, आपका प्रशांत महासागर। जब पृथ्वी को हम जोड़ देंगे तो ये यहाँ पे बना हुआ है। इसकी लोकेशन कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और एशिया के पूरब में। क्लियर। अगर कोई जहाज इधर को जाएगा तो वो दुनिया के अंत में नहीं पहुंच जाएगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में। ठीक है, अगला महासागर है आपका अटलांटिक महासागर, जिसका पुराना नाम था अंध महासागर। कौन सा महासागर, अंध महासागर। इसकी आकृति देखो एस के आकार की है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि ऐसा महासागर कौन सा है जिसकी आकृति एस के आकार की है। तो ये है आपका अटलांटिक महासागर, जो कहां पर है, आपका उत्तरी अटलांटिक। ये पूरा अटलांटिक महासागर है, इसके ऊपरी वाले भाग को उत्तरी अटलांटिक और नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक। ये आपका उत्तरी अमेरिका और आपका जो एशिया है, यूरोप है, इनके बीच में पाया जाता है। इधर वाला महासागर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन इससे बहुत आता है एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में, सारगैसो वनस्पति क्या है। तो सारगैसो एक स्पेशल वनस्पति है जो आपके अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। अगला आपका क्या है, हिंद महासागर। ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर है, हिंद से हिंदुस्तान, ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर है। तो हिंदुस्तान के नाम पर क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, ऊपर आर्कटिक महासागर है और नीचे क्या है, अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कहते हैं स्क्रीनशॉट को दिक्कत आ रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला आपका क्या है, कुछ छोटे छोटे सागर हैं। तो महासागर भी पूछता है, छोटे सागर भी पूछता है। छोटे सागर में कौन सा हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, अब अगली बात हम ये करते हैं कि आखिरकार उत्पत्ति कैसे हुई महासागरों की। तो जो महासागरों की उत्पत्ति है उसको लेकर 3 थ्योरी हैं। कितनी थ्योरी हैं, 3 थ्योरी हैं। पहली थ्योरी, दूसरी और तीसरी। तो पहली जो है अधिक प्रमाणिक है, दूसरी थोड़ी सी कम है, तीसरी और कम है। तो पहली थ्योरी क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये पूरी पृथ्वी है, क्या है, पूरी पृथ्वी। पहली बात तो हम थोड़ी सी बात करते हैं सिद्धांत का क्या नाम है। इस सिद्धांत का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी महाद्वीपों का क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। और ये सिद्धांत किसने दिया था, जर्मनी के अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने। किसने दिया था, अल्फ्रेड वैगनर महोदय। कहाँ के थे ये, जर्मनी के थे। ठीक है,
और ये रिसर्च कर रहे थे, थोड़ी सी मौसम विज्ञानी थे। तो इन्होंने देखा कि जो नीचे की जलवायु है, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो बहुत गर्म है, यहाँ पे इनको बर्फ़ का पहाड़ मिल गया। और जब ये ऊपर बहुत ठंडे इलाकों में रिसर्च कर रहे थे तो इनको क्या मिला, कोयले की चट्टान मिली। और इन्होंने एक गणित ये लगाया कि जब यहाँ पे कोई वनस्पति है ही नहीं, जो अरब का क्षेत्र है, ईरान का, इराक का, जो ये खाड़ी के देश हैं, यहाँ तो कोई वनस्पति है ही नहीं, यहाँ तो कोई जंगल है ही नहीं, यहाँ तो रेगिस्तानी रेगिस्तान है। तो भाई जहाँ पे कच्चा तेल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल, जो भी आपका पेट्रोलियम होता है या खनिज पदार्थ मिलते हैं, विशेषकर आपकी जो प्राकृतिक गैस मिलती है और आपका पेट्रोलियम मिलता है, खनिज तेल, तो उसका एक सिद्धांत होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ होनी चाहिए, जीवाश्म होने चाहिए, ताकि वो दफन हो जाएं और वहाँ पे तेल बन सके, तभी तो इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ पे रेगिस्तान है। क्योंकि बरसों पहले एक घटना घटी थी कि ये सब महाद्वीप जो थे दाएँ बाएँ हो गए थे, जिसके फलस्वरूप जहाँ पे आज रेगिस्तान है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली थी, वहाँ पे आज रेगिस्तान हो गए, और जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे आज हरियाली हो गई। तो इसका कॉन्सेप्ट दिया क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जर्मनी के किन्होंने दिया है, अल्फ्रेड वेगनर ने। इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ऊपर का हिस्सा था ये क्या था, अंगारा लैंड, क्या था इसका नाम, अंगारा लैंड। और जो नीचे का हिस्सा था इसका क्या नाम था, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जो बीच का हिस्सा था उसको क्या कहते थे, टैथिस सागर। क्या कहते थे, टैथिस सागर, टैथिस सागर। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा क्या है आपका, अंगारा लैंड, नीचे का हिस्सा क्या है, गोंडवाना लैंड। ओके, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच का हिस्सा क्या है, टैथिस सागर। ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, ये भूखंड थे, ये मिक्स, इसको क्या कहते थे, पेंजिया। क्या कहते थे, पेंजिया। और जो टैथिस सागर था इसको कहते थे पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, पैंथालासा। ठीक है, होता क्या है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की आपस में टक्कर हो जाती है, और टक्कर होने के बाद क्या होता है, जो ये आपका पेंजिया महाद्वीप है ये टूट जाता है। उधर चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति लगाता है और इस कारण ये टूट जाता है। टूट के जो पेंजिया महाद्वीप होता है ऐसे जुड़ा हुआ, वो आपस में क्या होता है, कई हिस्सों में बढ़ जाता है और उनके बीच में कुछ जगह बन जाती है। तो जो टैथिस सागर होता है इसका जल भी बिखर जाता है और पेंजिया टूट जाता है। फिर क्या होता है, जहाँ जहाँ पे पेंजिया टूट के अलग होता है, जो ऊंचे स्थान होते हैं वो भूखंड बन जाते हैं, और जो नीचे स्थान होते हैं गहरे, वहाँ पे क्या होता है, जल आ जाता है, और ये जल क्या बन जाता है, पैंथालासा। और आपका मैंने बताया था कि एस आकार की आकृति कौन बनाता है, अटलांटिक महासागर, और त्रिभुजाकार आकृति कौन बनाता है, प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर का पुराना नाम क्या है, पैंथालासा। ये पैंथा पास है पैंथालासा और पास है प्रशांत, क्या बना है, प्रशांत महासागर बना है। तो एक प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, इसका मेन नाम क्या है, प्रशांत महासागर, पैंथालासा। क्या है, पैंथालासा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जब टकराए तो पेंजिया महाद्वीप टूट गया, जो कि कई महाद्वीपों में बटा और क्या है, महासागरों में बढ़ गया। तो एक थ्योरी तो ये चलती है महासागरों की उत्पत्ति की, क्लियर। और दूसरी थ्योरी जो है वो आपकी क्या है, वो है प्लेट विवर्तनी। प्लेट विवर्तनी, प्लेट विवर्तनी क्या है कि जो हमारी पूरी दुनिया है ये कई प्लेटों के ऊपर है। क्या है, कई प्लेटों के ऊपर है और प्लेटें इसकी नहीं चल रही हैं। जिन्होंने कक्षा 7 की भूगोल, देखो भाई अगर इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो कक्षा 6, 7, 8 की, चाहे यूपी बोर्ड की भूगोल मिल जाए तो यूपी बोर्ड की ले लो, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी मिल जाए तो एनसीईआरटी की ले लो। जैसे मान के चलो हम खड़े हैं, ये क्या है, हम हैं, हम ये खड़े जमीन है और इसके नीचे जो क्या है, प्लेटें तैर रही हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों को कहना है कि प्लेटों के तैरने और ऊपर नीचे होने, उथल पुथल होने के कारण किसका निर्माण हुआ है, आपका महासागरों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। मेन तौर पे क्या हुआ है, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ है प्लेटों की वजह से। और तीसरी थ्योरी जो है वो थोड़ी सी क्या है, विवादास्पद भी है और एक तरीके से संदिग्ध भी है। हम कह सकते हैं कि विवादास्पद है या संदिग्ध है। तो वो तीसरी थ्योरी क्या है, तीसरी थ्योरी है संयुक्त सम्मिलित क्रिया। संयुक्त सम्मिलित क्रिया में क्या हुआ, संयुक्त सम्मिलित क्रिया में ये हुआ है कि आपका सबसे पहले जो पृथ्वी थी वो क्या थी, आपका गोला थी, क्लियर हुआ।
पृथ्वी आग का गोला थी, उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। धीरे धीरे पृथ्वी क्या हुई? ठंडी हुई। धीरे धीरे क्या हुई? पृथ्वी ठंडी हुई। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जो उसके अंदर ज्वालामुखी थे वो फटना शुरू हो गए, और जब ज्वालामुखी फटे तो अपने अंदर से गैसें, मटेरियल, गुब्बार ये सब निकालने लगे और पूरी पृथ्वी पे ही ज्वालामुखी का विस्फोट होने लगा। लेकिन जो ज्वालामुखी से महत्वपूर्ण गैसें निकली वो थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये बहुत बड़ी मात्रा में बवंडर के रूप में पूरे पृथ्वी के अंतरिक्ष में फैल गई, और इसके बाद क्या होती है? वर्षा शुरू होती है। और वो ऐसी वर्षा हुई क्योंकि जो पानी का कंपाउंड है जल का वो क्या है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जो वर्षा शुरू होती है पृथ्वी पे, तो ऐसी वर्षा शुरू हुई जो 1 महीने में या 1 साल में नहीं रुकी, सैकड़ों वर्षों तक वर्षा चलती ही रही। और इस तरीके से क्या हुआ? उस वर्षा से जहां तहां पानी भर गया। लगभग 50% जो महासागरों का जल था वो किससे बना? वर्षा से बना। और इसके बाद प्रकृति ने और हेल्प करी। फिर क्या करा? ऊपर से ऐसे धूमकेतु कह लो या बर्फ के गोले पृथ्वी पर आके बरसे गिरे कि जिनमें आइस था, यानी आइस क्यूब की वर्षा हुई पृथ्वी पे, और 50% पानी उन्होंने क्या करा? शुरू करा। और इस तरीके से उस खौलती हुई उस गर्म धरती पे जीवन की उत्पत्ति हुई। जब पानी बरसा तो जीव जंतु का जन्म हुआ, वनस्पति का जन्म हुआ, और एक तरीके से एक सिस्टम बन गया कि जो जीव जंतु थे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, और जो पौधे थे वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे थे और ऑक्सीजन को छोड़ रहे थे। और फिर ऐसा सर्कल चला कि पृथ्वी पे सब बैलेंस हो गया, वर्षा भी बैलेंस हो गई, वायुमंडल भी बैलेंस हो गया, और सब कुछ हो गया। ये 3 थ्योरियां हैं जो किसकी हैं? महासागरों की उत्पत्ति की हैं। क्लियर? कि महासागरों की उत्पत्ति ऐसे हुई, जिसमें जो पहला वाला सिद्धांत है वैगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये बहुत ही पॉपुलर सिद्धांत है, और ऐसे काफी प्रूफ भी हैं। अगर आप इसको काट के रखो और आपस में जोड़ो तो सब आपस में जुड़ जाते हैं। अब आपको सीखना है कि महासागर की कुछ संरचनाएं। महासागर की संरचना के लिए जगह चाहिए होगी, और यहाँ समझाते हैं आपको महासागर की संरचना है। क्योंकि जो आपका कंपटीशन है वो कितने 16 पॉइंटों पे चल रहा है, यानी 16 पॉइंटों से वो आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें से एक आपका पॉइंट है ये वाला उच्चावच की लघु आकृतियाँ। तो यहाँ से कई आकृतियाँ वो पूछ रहा है, तो ये आकृति आपको समझाते हैं कैसे कैसे बनती हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये आपका ये इस तरीके से यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, आपको ये समझना है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, पूरा नहीं पढ़ना है, इनमें से कुछ पढ़ना है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि महासागरों की संरचनाएं कैसे बनी। महासागर सब ऊपर से कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं। ये क्या है? महासागर का समुद्र तल है, दिख रहा है, यानी वाटर लेवल। आप देखते हो वाटर आपको दिख रहा है, वाटर है। तो जो सबसे पहली स्थलाकृति होती है जो समुद्र के निक्षेपों के द्वारा, यानी जमीन से मिट्टी आ गई या समुद्र ने मिट्टी कुछ उठा के फेंक दी या रेता आ गया, निक्षेपण के द्वारा बनता है, इसे कहते हैं मगन तट। क्या कहते हैं? महासागरीय मगन तट। मगन तट, मगन तट का मतलब होता है ऐसे तट जो पानी में डूबे हैं। ये सब बच्चों क्या है? पानी है। ये सब क्या है? पानी है। ठीक है, तो जो ये पानी है, तो इस पानी के जो डूबे हुए तट हैं पहले उनको कहते हैं मगन तट। क्या कहते हैं? मगन तट। क्वेश्चन आएगा मगन तट, ध्यान रखना, मगन तट। इसके बाद आप जैसी मगन तट से नीचे को ये ढाल देख रहे हो, इसको कहते हैं मगन ढाल। क्या कहते हैं? मगन ढाल। समुद्र में दूसरी स्थलाकृति क्या होती है? मगन ढाल। ठीक है, तो मगन तट के बाद जो ढाल आता है वो क्या होता है? मगन ढाल। तीसरी स्थलाकृति क्या होती है? महासागरीय नितल तल। क्या नाम है? नितल और तल। इसको नितल तल भी कहते हैं, या तल ना कहो तो नितल मैदान कह लो, मैदान अच्छा रहेगा। क्या अच्छा रहेगा? मैदान, यानी समुद्र के मैदान, महासागरीय नितल मैदान। ये क्या होते हैं? मैदान। जितनी भी समुद्र में क्रियाएं, एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ होती हैं? यहीं होती हैं। तो इसे कहते हैं महासागरीय नितल या मैदान। इसके अलावा जो आपको ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं के जैसी आकृति दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? बताइए। इसको कहते हैं कटक। क्या कहते हैं?
टा और का कटक। जैसे आपने पर्वत में पढ़ा था, पर्वत श्रृंखला या पहाड़ियां जिनकी श्रृंखला लंबी 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 चलती है, इनको क्या कहते हैं? कटक। समुद्र के अंदर ये होती कटक। और पता है सबसे ज्यादा कटक कौन से महासागर में है? ये है आपके अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा कटक हैं। जहां बारमूडा त्रिकोण है वहां तो बहुत ही ज्यादा हैं। तो ये सारी कटक कहाँ पाई जाती हैं? और एक कटक तो अटलांटिक महासागर में ऐसी है जिसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर है। कितनी है? 14,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि विश्व की सबसे लंबी कटक कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर की कटक, जिसकी लंबाई कितनी है? 14,000 किलोमीटर। तो कटक आप समझ गए। कटक का मतलब होता है पहाड़ियां, पहाड़ियों की एक श्रृंखला। और जहां पे समुद्र के अंदर एक पर्वत होता है उसे कहते हैं पर्वत। इसे कहते हैं समुद्री पर्वत। ये क्या हो गया? समुद्री पर्वत। ध्यान रहेगा आपको, समुद्री पर्वत। इन दोनों में अंतर ये होता है, कटक में कटक जो है बहुत लंबी पहाड़ियों की श्रृंखला होती है, और जो पर्वत होता है वो क्या होता है आपका? इसको समुद्री पर्वत कहते हैं। ठीक है। इसके बाद होती है गर्त। गर्त का मतलब खाई। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन में आता है। मैरियाना ट्रेंच कहाँ है, या प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? गर्त का मतलब एकदम खाई। जैसे होता नहीं, तालाब होता है या नदी होती तो कहते हैं कि उसमें एक बहुत गहरी जगह है, नीचे को बहुत गहरा हो गया है। तो वैसे ही समुद्रों में भी क्या होती हैं? गर्तें होती हैं। ठीक है। तो सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई? गर्त हो गई। ये गर्त हो गई, ये समुद्री पर्वत हो गए, ये कटक हो गए, ये महासागरी नितल के मैदान हो गए, ये मगन ढाल हो गए, और ये क्या हो गए? मगन तट हो गए। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये क्या क्या है यहाँ पे। तो अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत जो है बेसिक समझ में आ चुका होगा कि महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागरों की संरचनाएं जो हैं वो कैसी हैं, महासागरों की तीनों थ्योरी आपको क्लियर हो गई होंगी, और महासागर क्यों विशिष्ट हैं। पृथ्वी पे जो जितना जीवन है, जितना संचार है, वो किससे होता है? महासागर से। और जो इस समय भूगोलवेत्ता हैं या वैज्ञानिक हैं, उनका यही कहना है कि भविष्य में जो अगला युद्ध होगा मानव के बीच, वो जल को लेकर होगा। किसको लेकर होगा? जल को लेकर। आपने मूवी में भी देखा होगा, ऐसी मूवी है एक, मैक्स करके मूवी है, उसमें सारी की सारी लड़ाई जो है पानी के टैंकर को लेकर है, पानी को लेकर है। तो उनकी ऐसी संभावनाएं हैं कि भविष्य में जो भूमिगत जल कम हो रहा है, 1% भी तो है भूमिगत जल, उसमें से भी अधिकतर कहाँ है? ग्लेशियर में है। तो जो भविष्य में युद्ध होंगे वो किसके कारण होंगे? वो आपके पानी के कारण होंगे, महासागरों के कारण होंगे। तो बात ये आई कि सर आपने ये बता दिया समुद्र क्या है, महासागर क्या है। अब बात ये है कि आखिरकार महासागर जो टॉपिक है ये है क्या। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि जैसे आप लोग ज्योग्राफी को तैयार करते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपटीशन के लिए करते हैं, तो कोई नदी पर्वत पहाड़ पढ़ रहा है, कोई मृदा पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। ज्योग्राफी को व्यवस्थित रूप से बांटा गया है 4 टुकड़ों में। कौन से टुकड़ों में? 4 टुकड़ों में। पहले टुकड़े कहते हैं स्थल मंडल। क्या करते हैं? स्थल मंडल। स्थल मंडल में आप उन सभी चीजों के बारे में पढ़ोगे जो स्थल पे होती हैं। जैसे क्या होती हैं? पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, पठार हो गए, भूगर्भिक संरचना हो गई, नदियां हो गई। नदियां आती हैं महाद्वीपों के अंदर या देशों के अंदर, तो ये आती हैं आपकी स्थल मंडल में। दूसरा खंड हो गया जल मंडल। जल मंडल में क्या आता है? नदी नहीं आएगी जल मंडल में, नदी जो है वो आएगा स्थल मंडल में, क्योंकि नदी बह रही है जमीन के बीच में। तो स्थल जल मंडल में क्या आएगा? हाइड्रोस्फीयर इसको कहते हैं। इसमें आपके सागर हो गए, महासागर हो गए, खाड़ियाँ हो गई, द्वीप हो गए, महाद्वीप हो गए, महासागरी जल का तापमान हो गया, लवणता हो गई, ज्वार भाटा हो गया, बंदरगाह हो गया, झीलें हो गई, जलप्रपात हो गए, कृत्रिम नहरें हो गई, समुद्री कच्छप हो गए, जलीय प्रदूषण, जल संधियाँ, जल की विशिष्ट वनस्पतियाँ। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? जल मंडल के। और तीसरा होता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल में आप वर्षा पढ़ते हो, मानसून पढ़ते हो, जलवायु पढ़ते हो, ठीक है, पवनों की दिशाएं पढ़ते हो। चौथा हो गया आपका जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? मान के चलिए ये आपका क्या है? जल मंडल। ये क्या है? जल मंडल। इससे थोड़ा ऊपर आ जाओ तो ये क्या है? स्थल मंडल। और आप इधर आ जाओ तो ये क्या है? वायुमंडल, जहाँ पक्षी उड़ रहे हैं। जहाँ इन तीनों मंडलों को मिला दिया जाता है, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, तब आपका कौन सा मंडल बनता है? जैव मंडल। ठीक है, तभी तो जीवन संभव है। तो यहाँ पे जो जल मंडल है, उस जल मंडल के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? महासागर। क्या है? महासागर। और महासागर में कुल क्या क्या चीजें आती हैं, कुल कितनी है,
वो आज आपको एक ही डायग्राम के अंतर्गत बताया जाएगा कि आपको कभी भी ज्योग्राफी में, जीएस में ये जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको कुल 17 टॉपिक पढ़ना है। किसके अंतर्गत? महासागर के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे महासागर का डायग्राम, ठीक है, कि आखिरकार महासागर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। और डायग्राम के बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चन कि आखिरकार इस डायग्राम से एग्जामिनर ने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहली चीज़ क्या है? विश्व के महासागर, ठीक है। तो विश्व के महासागर आप देख ही रहे हो, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आपका आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक, आर्कटिक, ये आपके महासागर हो गए, ठीक है। अब वो पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन, महासागरों का क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, यानी नंबर 1 पे सबसे बड़ा, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे पूछ लेगा कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अगला क्वेश्चन पूछता है द्वीप और द्वीप समूह। जैसे आपको क्या होता है कि द्वीप ऐसी जगह होती हैं जहां बीच में एक टापू होता है, छोटा सा मिट्टी का भूखंड होता है और चारों ओर उसके क्या होता है? समुद्र होता है, उसे कहते हैं द्वीप। अगर ये बड़ा होता है तो इसको कहते हैं आपका महाद्वीप कहते हैं, और छोटा होता है तो इसको द्वीप कहते हैं। और एक होता है द्वीप समूह, जैसे छोटे छोटे द्वीप जो हैं वो बीच बीच में होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है खाड़ी से। खाड़ी का मतलब जैसे इधर उधर पहाड़ खड़े हैं, बीच में क्या है? एक गहरा गड्ढा है, गर्त टाइप की है, लेकिन वहां पे पानी कम है तो उसे कहते हैं खाड़ी। जैसे ये क्या होता है? मैक्सिको की खाड़ी, खाड़ी के देश, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन पूछता है वो कटक से। कटक हमने आपको बताया था कि जो पहाड़ियों की श्रृंखला होती है समुद्र के अंदर, उसे कहते हैं कटक। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है गर्त से। क्या है? गर्त। गर्त जो गहरे स्थान है। तो इतनी चीजें आपको पढ़ना है, सब तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इतनी चीजें आती हैं आपकी महासागर के अंतर्गत। सागर के अंतर्गत केवल 3 बातें पूछता है, एक गहराई और एक देश। वो पूछेगा कौन सा सागर सबसे गहरा है, कैस्पियन सागर, काला सागर या भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन पूछता है कि इन सागरों के आसपास देश कौन से हैं, या देश के आसपास कौन सा सागर है। फिर आपका पूछता है सीमाएं, कि कौन सा महासागर जो है वो किसकी सीमाओं को टच करता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका परिभाषिक शब्द से। परिभाषिक शब्द मैंने बताया, मगन तट क्या होता है, मगन ढाल क्या होते हैं, गहरे सागरीय मैदान क्या होते हैं और गर्तें, ठीक है, यहां से आएगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं वो? उच्चावच की लघु आकृतियां। लघु आकृतियां क्या होती? कटक, आप पढ़ चुके हैं कटक क्या है। जलमग्न तट होते हैं, कैनियन। नितल पहाड़ियां, नितल पहाड़ियां जो तल पे पहाड़ी होती है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कटक। और प्रवाल भित्ति, खूब क्वेश्चन पूछता है प्रवाल भित्ति। और ऐसे पूछता है समुद्री वर्षावन कौन से हैं, समुद्र के वर्षावन। तो जो जमीन के वर्षावन है वो तो अमेजन के हैं, और समुद्र के वर्षावन है प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। अगला आपका पूछता है महासागरीय जलधाराएं। खूब क्वेश्चन पूछता है, और जलधारा से 5 तरीके की चीजें पूछता है। एक क्या है? गर्म जलधारा कौन सी है और ठंडी कौन सी है। अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे एलटी के। अगला क्या है? महासागर, यानी कौन से महासागर की कौन कौन सी जलधाराएं होती हैं। जैसे प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी है, अटलांटिक की कौन सी है, हिंद महासागर की कौन सी है। फिर उन जलधाराओं का प्रभाव क्या पड़ता है। और एलटी ग्रेड में अगर किसी खास जलधारा के बारे में डीप पूछा है तो अल नीनो है। जितने क्वेश्चन है, जब आप पता नहीं 10 ईयर देखते हैं नहीं देखते हैं, कुछ लोग जो देखते हैं वो पकड़ लेंगे कि जितने भी डीप क्वेश्चन पूछे गए हैं जलधारा से वो केवल अल नीनो से ही पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि अल नीनो का संबंध किससे है, तो अल नीनो का संबंध समुद्री जलधारा से। दूसरा यह है कि इसका प्रभाव क्या है, और अन्य तथ्य किसके बारे में? समुद्री जलधाराओं के बारे में। ये हम आपको ट्रिक से पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद क्या है? महासागरीय जल का तापमान। कहीं तापमान कम रहता है, कहीं ज्यादा रहता है। महासागरीय जल की लवणता, लवणता का मतलब खारापन, कहाँ खारा ज्यादा है, कहाँ खारा कम है। इसके बाद ज्वार भाटा, आप जानते ही है कि पानी ऊपर जाना नीचे आना। ज्वार भाटा का संबंध जो है समुद्री जहाजों को बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। ज्वार और भाटा, जब ज्वार भाटा आता है तो पानी ऊपर पहुंच जाता है, तो जो जहाज होते हैं वो तट पे आ जाते हैं और वो इंतजार करते हैं पानी दोबारा ऊपर बढ़ने का। जब दोबारा ऊपर बढ़ता है तो फिर जहाज वो हैं अपने समुद्र में आ जाते हैं। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह होता है कि जब समुद्र के द्वारा ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो जैसे रेलवे स्टेशन होता है ट्रेनों को रोकने के लिए, एयरपोर्ट होता है हवाई जहाज के उतरने के लिए, वैसे ही जो समुद्री जहाज होते हैं उनकी रुकने की जगह जो होती है वो क्या होते हैं? बंदरगाह। नाम पे मत जाओ, बंदरगाह। गवादर बंदरगाह बहुत पूछा है एलटी ग्रेड में, पता नहीं क्या है, गवादर के ही पीछे पड़े हुए हैं। गवादर बंदरगाह हो गया,
और आप अगर इतिहास पढ़ते हो सिंधु घाटी की सप्ता, तो वह भी प्राचीन बंदरगाह थे। अगला है झीलें। देखो जो सबसे बड़ी आकृति होती है वो क्या होता है, महासागर। उससे छोटी सागर, और कोई बेचारा छोटा सागर है यानी बच्चा सागर है, उसको कहते हैं झीलें। और इसके बाद आप पढ़ते हैं इसमें जलप्रपात और नहरें। दो ही विश्व प्रसिद्ध नहरें हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, एक सुएज नहर और एक पनामा नहर। सुएज नहर और पनामा नहर। पनामा नहर जानते हैं आप, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगला क्या है, समुद्री कच्छप। समुद्री कच्छप कहते हैं समुद्री कछुओं को, जहां से भी एग्जामिनर आपके खूब क्वेश्चन पूछ लेता है। समुद्री कच्छप, समुद्री कछुए, ये कोई आम कछुए नहीं होते हैं जैसे आप अपने आसपास के कछुए देखते हो। ये बहुत बड़े कछुए होते हैं, 400-500 साल इनका जीवन होता है, इंसान भी इनके सामने छोटा लगता है। ये समुद्री कछुए होते हैं। जब आप ये मूवी देखेंगे जैक स्पैरो वाली, द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, तो इसमें समुद्री कछुए कहानी है। तो सारी कहानियां इसमें आपको मिलेंगी। आपको समय मिले ये मूवी देखिएगा, तो इसको आप समुद्र को अच्छे से समझ पाएंगे। अगला है जलीय प्रदूषण। जलीय प्रदूषण समुद्र का। तो जलीय प्रदूषण आप जानते हैं कि जैसे अपने रोड पे कभी देखा होगा कि बड़े बड़े टैंकर होते हैं जिसके अंदर पेट्रोलियम जाता है या कैरोसिन जाता है, वैसे ही समुद्र के अंदर भी जो पेट्रोलियम है, कैरोसिन है और बहुत से तेल जो हैं वो जहाज़ों के द्वारा जाते हैं। ये जहाज़ जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो इनका जो तेल होता है वो पूरे समुद्र में कुछ हिस्सों में फैल जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रदूषण। फिर जल संरक्षण कैसे किया जाए समुद्र का। इसके बाद जल संधियाँ, जब दो स्थानों को कोई चीज़ जोड़ती है तो उसे कहते हैं जल संधि। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो यह जल संधि हो गई। अगला है विशिष्ट समुद्री वनस्पतियाँ। वैसे तो समुद्री वनस्पतियाँ बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर हम जिस समुद्री वनस्पति के बारे में बात करेंगे उसको कहते हैं सारगैसो। कौन सी वनस्पति कहते हैं, सारगैसो वनस्पति कहते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आखिरकार एलटी ग्रेड में और जीएसई प्रवक्ता में कहाँ से उसने पूछे हैं, क्योंकि मात्र 30 नंबर की जो है वो जीएस आती है, ज़्यादा बड़ी जीएस नहीं आती है। तो यहाँ पे भी आपको जो इम्पोर्टेंट है वही देखना पड़ेगा, ज़्यादा दाएं बाएं भागने से फ़ायदा नहीं है। फिर तो ये उन लोगों के लिए पढ़ना अच्छा रहता है कि जिनको टीजीटी या पीजीटी स्पेशल देना है, किससे, ज्योग्राफी से। और यहाँ आपको केवल एज ए जीएस देखना है क्या है क्या नहीं है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, पहला ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इसमें कि भाई विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, खुश मत होइए कि इतना अच्छा सरल क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो क्या है, प्रशांत महासागर। मुझे लगता है बिना पढ़े हुए भी आप बना देंगे। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि कहाँ से पूछा है, पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन पूछा है विश्व के महासागर क्षेत्रफल से पूछ लिया है। ये क्वेश्चन किससे पूछा है इन्होंने, इसके जो क्वेश्चन पूछा है वो क्षेत्रफल से पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अल नीनो धारा किस महासागर के तट के किनारे को प्रभावित करती है। अब बताओ कि ये पूरा आपके सामने डायग्राम है और जो दूसरा क्वेश्चन है एलटी का, अल नीनो किस महासागर प्रभावित करती है। तो ये जो आपका है ये कहाँ से है, महासागरीय जलधाराएं। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अल नीनो। आ गया क्वेश्चन। चलो हम इसको क्वेश्चन का ही चिन्ह बना देते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब वही तो है कि जो पैटर्न में क्वेश्चन पूछे वही आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पूरे 17 के 17 पॉइंटों की तैयारी करना है। ओके, अगला क्वेश्चन इन्हें पूछा है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हिंद महासागर क्या है, ये आपका हिंद महासागर है। और इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। तो आप देखो महासागर, ये हो गया महासागर और इसके क्या हो गए, द्वीप, ये हो गया द्वीप। तो क्वेश्चन उसने कहाँ से पूछा है, द्वीप से पूछा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन उसने द्वीप से। चौथा क्वेश्चन उसने पूछा है कि द्वीप अपने लवण पाटल, लवण पाटल का मतलब जानते हैं, नमक के लिए आया है। ये जो नमक है लवणता, लवणता कि कौन सा द्वीप जो है अपने लवण पाटल संसाधनों के लिए जाना जाता है, सेंट मार्टिन द्वीप। तो ये क्वेश्चन आपका दो जगह टच कर रहा है, एक जगह टच कर रहा है आपका लवणता में और एक जगह द्वीप में। तो आप इसे लवणता में ही रखिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन टफ आने शुरू हो गए। मैंने कहा ना ये पीसीएस है, ये पीसीएस आयोग है, ये कोई हल्का फुल्का आयोग नहीं है जो इजी क्वेश्चन लगाए। अगला कह रहे हैं गवादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे पर है। तो देखो ये क्वेश्चन कहां से आ गया, बंदरगाह से आ गया, उसके परीक्षा पैटर्न बंदरगाह है। अगला वो कह रहे हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कहां पर है।
तो ये क्वेश्चन इसने पूछा झील, गहरी झील, और वो कौन सी है? वैकाल। कौन सी है? वैकाल। अगला कह रहे हैं कि किस सागर में न्यूनतम लवणता पाई जाती है? फिर क्वेश्चन यहां से कर दिया, बाल्टिक सागर में। ओके, देख रहे हैं आप, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात जो है किस बंदरगाह से होता है? तो ये होता है मार्गू से, मार्गू गोवा से। तो ये क्वेश्चन भी कहां से आया है? बंदरगाह से आया है। कहां से है? बंदरगाह से है। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीपों के नाम बता दो। तो जापान के द्वीप, तो ये द्वीप समूह से आ जाएगा क्योंकि चारों द्वीपों का समूह है। अगला क्वेश्चन यहां से है, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है कि अल नीनो का संबंध किससे है? अभी मैंने बताया था समुद्री जलधारा से, फिर इसने अल नीनो पूछ लिया है। ओके, तो इस तरीके से, और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो पीसीएस है या इस तरीके के क्वेश्चन है, तो वहां पे वो क्या क्या पूछ रहा है। महाद्वीपों से ही उसने एक क्वेश्चन और पूछा है, वो गर्त से। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वो गर्त से कि भाई प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो गर्त हमारी कहां पर है? गर्त रही ये, यहां से क्वेश्चन पूछा है गर्त से। अगला क्वेश्चन पूछा है अटलांटिक महासागर की गर्त, फिर उसने क्वेश्चन गर्त से पूछ लिया। फिर कह रहा है आर्टिक की गर्त, फिर क्वेश्चन उसने गर्त से पूछ लिया। फिर कह रहा है कि अति गहरी द्रोणी, तो ये वही हो गई प्रशांत महासागर की, फिर क्वेश्चन यहां से पूछा है। अगला पूछ रहा है वो खाड़ी से, बोथानिक की खाड़ी। खाड़ी कहां पर है भाई? देखो खाड़ी से क्वेश्चन आ रहा है। फिर कह रहा है बैफिन फारस की खाड़ी। आपको गेम समझ में आ रहा है? फारस की खाड़ी से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला वो क्वेश्चन पूछ रहा है द्वीप समूह से, फिर द्वीप समूह पूछे हैं इसने। ये कह रहा है कि एक तरफ ये द्वीप दे देगा और कहेगा कि देश दे देगा, और एक तरफ द्वीप की कौन से देश के कौन से द्वीप हैं। तो वो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा द्वीप है, डेनमार्क का कौन सा द्वीप है, फ्रांस का कौन सा द्वीप है। तो हम आपको एक एक चीज तैयार कराएंगे, अभी हम केवल आपको परीक्षा पैटर्न बता रहे हैं, ठीक है। तो हाँ भाई, द्वीप किधर है? जे है द्वीप, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछा है जी द्वीप से। अगला कह रहा है कि वो नॉर्वे का कौन सा द्वीप है। अब इसके बाद वो आते हैं धारा पे, ठीक है। धारा से क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं? धारा से क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आ जाओ भाई, धारा किधर गई? ये रही, कि अल नीनो तो पूछा ही है। अब वो पूछ रहा है कि हिंद महासागर की कौन सी धारा है? अगुलहास है। ठंडी जलधारा कौन सी है? ब्राजील की गर्म जलधारा कौन सी है? शीत जलधारा कौन सी है? कहने का मतलब वो जलधारा का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस महासागर की है, और वो क्या कर रहा है? क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। अगला वो कह रहा है कि कनारी की धारा बताइए कौन सी है। हम्बोल्ट चिली के तट को जो धारा प्रभावित करती है वो कौन सी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की एक शीत जलधारा कौन सी है। भाई बहुत क्वेश्चन पूछे हैं उसने जलधारा से। अगला पूछ रहा है वो किससे? जल संधियों से। वो कह रहा है पाक और भारत की जल संधि जो है किससे जोड़ती है? तो आपको तो पता ही है, पाक जल संधि है वो किससे जोड़ती है? भारत और श्रीलंका को। तो ये क्वेश्चन कहाँ से? जल संधि से। अगला कह रहे हैं कि लोमबेक की जल संधि कहाँ है, डोवर जल संधि कहाँ है, स्ट्रेट जल संधि कहाँ है, जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है। देखा, 4 क्वेश्चन लगातार जल संधियों से। ये हो गया जल संधि। अब इसके बाद और देखते हैं भाई इसका परीक्षा पैटर्न। मैंने ये भी, आप भी कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ का टॉपिक है, यानी जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो मेहरबानी करके अगर आप उन टॉपिकों के क्वेश्चन टॉपिक पढ़ने से पहले ही आप इस तरीके से एक पेज में खींच लाओगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं या एससीईआरटी पढ़ते हैं बहुत बोरिंग हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो उस परीक्षा पैटर्न जो आप परीक्षा देने जा रहे हो उसमें आए हैं, उन क्वेश्चनों को आप पहले ही कर लो तो पढ़ने में मज़ा आने लगता है। अब मैंने आपको ये एकदम पढ़ाना तो शुरू नहीं कर दिया, मैंने हल्का सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया और आपको बताना शुरू कर दिया। अब आपको जैसे ही इससे संबंधित क्वेश्चन पता लग रहे हैं तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये जल संधि से देखो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आप ये पहले क्वेश्चन देखेंगे कि आखिरकार कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो जब आप क्वेश्चन देखने लगते हैं फिर क्या होता है कि आपको पढ़ने में मज़ा आता है, ये समझ में आ जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। अगला हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट पूछ लिया है। अगला उसने पूछा है कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है। कहाँ गई भाई प्रवाल भित्ति? यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगला उसने पूछा वर्षावन कहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगला वो कह रहा है यहाँ पे कि केटूर झील, बैंकॉक झील,
वेनेजुएला में प्रपात, गेटवा प्रपात, चैम्बरलिन, यानी जलप्रपात और झील से भी उसने खूब क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसको पढ़ाएंगे डीप तरीके से तब आपको डीप तरीके से क्वेश्चन बताएंगे। अब वो जल संधि पूछ रहा है, बेरिंग जल, डमरू मध्य, हार्मुज जल संधि। ठीक है, इस तरीके से। अब वो क्वेश्चन कह रहा है सागर से, वो कह रहा है सबसे गहरा सागर कौन सा है। कहाँ गए भाई सागर, देखो भाई क्वेश्चन पूछा है तो ये कौन सा है आपका, दक्षिण चीन सागर। लाल सागर के उत्तर में क्या है, अक्षय द्रोणी। फिर लाल को सागर से क्वेश्चन है। ये महत्वपूर्ण नहीं है क्वेश्चन क्या आया, पहले ये महत्वपूर्ण है वो किस टॉपिक से आया, फिर आप जब टॉपिक पढ़ेंगे फिर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस टॉपिक के अंदर क्या पूछा है। अब वो कह रहा है टेरहेनियम सागर कहाँ है, सारगैसो सागर कहाँ है, आराल सागर कहाँ है, ऐसा कौन सा सागर है 3 महाद्वीपों से घिरा है, भूमध्य सागर है, ये वाला है भूमध्य सागर। एक महाद्वीप यूरोप, दूसरा एशिया, तीसरा अफ्रीका। ज्योग्राफी की एक खास बात यही है, अगर आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। खूब क्वेश्चन पूछे हैं सागर से। सारगैसो वनस्पति कहाँ है, भाई समुद्री वनस्पति कहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और देखते हैं भाई क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है। सेंटलिन द्वीप पूछा है, मेडागास्कर द्वीप पूछा है, ये सब द्वीप पूछे हैं इसने। ठीक है, आपकी जलधारा हो गई और ये हो गया। तो भाई बात ये आई कि इन 17 पॉइंटों को नहीं पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, द्वीप समूह पढ़ना है, खाड़ी पढ़ना है। ठीक है, और आपकी गर्त पढ़ना है, इसके बाद सागर पढ़ना है, और आपको क्या देखना है, महासागरीय जलधाराएं पढ़ना है, प्रवाल भित्ति पढ़ना है, ओके, लवणता पढ़ना है, बंदरगाह पढ़ना है, झीलें पढ़ना है, जलप्रपात पढ़ना है, और इसके बाद जल संधियाँ पढ़ना है, और समुद्री वनस्पति पढ़ना है। और कुछ क्वेश्चन पनामा से भी आए थे, पनामा को पढ़ना है। ठीक है, थोड़े से समुद्री कक्षा पढ़ना है। पढ़ना तो सारा है, लेकिन जो ये है इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने समझ लिया कि जलमंडल के अंतर्गत महासागर वो क्या होते हैं और उनका क्या एक तरीके से डायग्राम है। तो इसका आप नोट्स बना लीजिए। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, LT ग्रेड अगर 2 पेपर होते हैं, पहली बात तो आयोग ने क्लियर कर दिया 2 पेपर होंगे, तो इन 2 पेपरों में जिसने नोट्स बनाकर तैयारी करी है उसको कंपटीशन में कोई पीछे नहीं कर पाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा। और जिसने नोट्स बनाकर तैयारी नहीं करी है वो चक्कर में पड़ जाएगा। नोट्स बनाने का फ़ायदा ये, अगर आपने इसका नोट्स बना लिया, अब आप कोई भी कंपटीशन दो, आपको इसी के अंतर्गत सब कुछ पढ़ना है। तो अब हम अगली वीडियो में आपको ये एक तरफ से चीज़ें क्लियर कराएंगे। ठीक है, कौन सा महासागर है, कौन सा नहीं है, किस तरीके से है। ओके, इतना आप तैयार करिएगा। और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।